नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बिग डिबेट में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिटिक्स वॉर रूम। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही आलम कांग्रेस पार्टी का, जो महज 15 महीने में चली गई अपनी सत्ता को वापस लाने के लिए अपनी सत्ता को वापस पाने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए इस बार पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी सुनील कानूनगोलू को दी है। भले चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सुनील की टीम अभी से भोपाल डेरा डाल रखा है। बकायदा कमलनाथ ने अपने बेटे और एमपी से एकमात्र कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के भोपाल स्थित बंगले को वॉर रूम बनाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मैदानों के साथ वॉर रूम से भी लड़े जाएंगे। नजारा दिलचस्प होगा जब दोनों ही पार्टियां राजनीतिक रणनीतिकारों की अगुवाई में चुनाव मैदान में होंगी। 2023 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कमलनाथ ने प्रशांत किशोर के करीबी की कंपनी को चुना है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रोफेशनल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के करीबी सुनील कानूनगोलू को चुनाव रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी कंपनी आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करेगी। सुनील कानूनगोलू की टीम 2023 विधानसभा का कैंपेन डिजाइन करेगी। ये टीम सोशल मीडिया, विधायकों का सर्वे और जमीनी फीडबैक लेगी ताकि चुनाव तक पूरी तैयारियां की जा सके। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का जनता से फीडबैक लिया जाएगा। टीम जनता से फीडबैक लेने के बाद काउंटर रणनीति बनाएगी। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के भोपाल स्थित बंगले को वॉर रूम बनाया है, जहां वॉर रूम से हर अपडेट पीसीसी कमलनाथ को दी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मिशन 2023 के लिए मजबूती से मैदान में भी कांग्रेस के सभी नेताओं कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी और इस रणनीति बनाने के लिए वॉर रूम के स्तर पर भी काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में कई हाईटेक नवाचार भी दिखाई देंगे और साथ ही कई बड़े बड़े रणनीतिकार भी कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में है, हमारे वॉर रूम भी रेडी हैं और मैदान पे कार्यकर्ता भी मैदान में है। इधर बीजेपी ने भी चुनावी रणनीति के लिए चुनावी विश्लेषकों, रणनीतिकारों और सोशल मीडिया कंपनियों का साथ लिया हुआ है। एमपी सरकार ने पहले ही प्रोफेशनल कंपनियां हायर कर रखी है। बीजेपी के रणनीतिकारों के नाम पर्दे के पीछे हैं, तो सत्ता के गलियारों में सुनील कानूनगोलू की तुलना अक्सर प्रशांत किशोर से की जाती रही है। वो उनके साथ अतीत में काम कर चुके हैं। दोनों के बीच कई चीजें सामान है। दोनों चुनावी रणनीति में दखल देते हैं। दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। दोनों ने उनका साथ छोड़ा और दूसरी तरफ चले गए। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस के वॉर रूम में कोई दम नजर नहीं आता। ऐसा वॉर रूम कांग्रेस को मुबारक। कांग्रेस वॉर रूम बनाए या वॉर महल बनाए, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जमीन भी नहीं पकड़ पाएगी। अभी तक तो दहाई के आंकड़े में थे, इस बार कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी विधानसभा में पा नहीं पाएगी। सुनील क्या कांग्रेस की नया पार लगा पाते हैं या नहीं? साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सुनील बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को शिकस्त दे पाएंगे, क्योंकि कई बार अमित शाह पेशेवर चुनावी रणनीतिकारों से भी साबित हुए हैं। शाह ने खुद इस बार कमलनाथ के गढ़ में चुनावी संघर्ष का शंखनाद किया है। स्वराज एक्सप्रेस अतुल पाठक की रिपोर्ट। और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिटिक्स वॉर रूम। जी हां, और इसी पर हम चर्चा करेंगे और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी। आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। योगी राज जी से पहला सवाल हम समझते हैं। योगी राज जी, वाकई जो इस साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कहा जा सकता है कि काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दोनों पार्टियां दमखम के साथ जुट गई हैं चुनाव के लिए और जिस तरह से कांग्रेस ने एक वॉर रूम की तरफ रुख किया है, और ये एजेंसी वही एजेंसी है जो कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी। तो किस तरह से देखते हैं? हालांकि बीजेपी कह रही कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कांग्रेस वॉर रूम बनाए चाहे वॉर महल बनाए। योगी राज जी। नहीं, देखिए, ये स्ट्रेटेजिकल जो आजकल एनालिसिस जो हो रहा है
ये कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा भी पहुंचाता है। जी। और ये बनाई इसलिए जाती है कि कई बार ये होता है कि जब पार्टी का नेता या पार्टी के कार्यकर्ता जब फील्ड में जाते हैं तो कई बार उतना फ्रीली उनको फीडबैक नहीं मिल पाता, मतलब निष्पक्ष होकर उनको फीडबैक नहीं मिल पाता कि वास्तव में पार्टी की वहाँ स्थिति कैसी है, कैंडिडेट की वहाँ स्थिति कैसी है। लोग आपका चेहरा देख के आपको फिर फीडबैक देने लगते हैं, लेकिन ये जो रणनीतिकार जो लोग होते हैं या जो इनकी टीम होती है वो जब फील्ड में जाती है तो एक न्यूट्रल चेहरे के रूप में वहाँ जाती है, इसलिए लोग भी उनको अपनी बात खुलकर बता देते हैं। तो जो रियल फीडबैक है वो फीडबैक मिल जाता है। साइकोलॉजी की बात कह सकते हैं कि वोटर्स है, जनता है, उनकी साइकोलॉजी समझती है। नहीं, कई बार ये होता है ना, जैसे मान लो किसी से हम कहो कि आप किसी फील्ड में काम करते हो तो लोग आपको जानते हैं कि आप कांग्रेस के वर्कर हैं या बीजेपी के वर्कर हैं, ये वेल नोन है। और नेताओं का तो काम ही है जनता के बीच में रहना, तो सारे वो नेता किस काम का जिसको जनता नहीं जाने, तो लोग जानते हैं उनको उनके क्षेत्र में। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी आती है ये थर्ड पार्टी को मेरे अंदाज से रियल फीडबैक मिलता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि आदमी है कौन। वो आपसे जानकारी ले रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, वो बहुत मुद्दों पे बात कर रहा है। वो ये भी पूछ रहा है कि आपके क्षेत्र में इतने साल से कांग्रेस थी या इतने साल से बीजेपी थी, तो आखिर यहाँ हुआ क्यों नहीं। वो आपके मन को टटोल रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अब यहाँ क्या होना चाहिए, आपके बेसिक मुद्दे क्या होना चाहिए। तो ये जो फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक ले जाके फिर वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देता है। तो मेरे ख्याल से इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और जो रियल जो बातें निकल कर सामने आती हैं वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक आती है, और उस हिसाब से वे पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी रणनीति तय करते हैं कि हमें अब किस मोड पे जाना है फील्ड में, कौन बेटर कैंडिडेट हो सकता है, किसकी इमेज अच्छी है, पार्टी के क्या मुद्दे जो लोकल इश्यूज पर आ सकते हैं, लोकल स्टेज पे उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बात है, और आजकल ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो थर्ड कंपनी की मदद नहीं लेती, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन चाहे यूएस में भी आप चले जाओ, कहीं भी चले जाइए आप। ये जो आजकल प्राइवेट मैनेजमेंट जो कंपनियां काम कर रही हैं वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो मैं तो मानता हूं कि अच्छी बात है, आपको जो आप जो जानना चाह रहे हैं, जो रियल जो स्थिति वास्तविकता है उससे परिचित कराते हैं लोग। जी ठीक है। सिद्धार्थ राजावत जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वॉर रूम बनाए चाहे वॉर महल बनाए। उन्होंने कहा है कि अभी तो 2.5 के आंकड़े हैं, 2.5 के आंकड़े भी नहीं पार कर पाएंगे। देखिए जी, घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, आपने शायद पूरा देखा होगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, आजकल उनकी जो भाषा की जो शैली है वो एकदम अहंकार वाली है जी। तो कम से कम अहंकार वो पार्टी ना करे जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी बताती थी। और ये वही पार्टी है जिसमें बाद में एक आध माह बाद जब चेक किया गया तो करोड़ों नंबर बंद पाए गए, और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी महान और मिस कॉल पार्टी बताने वाले सर्वप्रथम सोशल मीडिया का और मैनेजमेंट गुरु का सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया जी। और सबसे पहले उन्हीं ने बोला था कि हम डिजिटल मार्केट है उसको हम पकड़ते हुए मीडिया, सोशल मीडिया पे सबसे पहले भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और आज जब कांग्रेस करने जा रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। कभी महल की बात करते हैं, कभी वार की बात करते हैं, कभी वार रूम की बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट इन एमपी स्पेंड ₹753 करोड़ ऑन एड हेड। ये मेरे पास पूरा डाटा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा बोलती थी सबका साथ सबका विकास। और हम विज्ञापनों में, हम इवेंट में विश्वास नहीं करते, हम जनता के बीच में काम करते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, प्रदेश हैड स्पेंड ₹753 करोड़ एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 34 months प्रोसाइडिंग द असेंबली इलेक्शन। ये असेंबली इलेक्शन के पिछले साल के। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को बहुत बड़ी और महान बताती है और विज्ञापन पे खर्च करती है, इवेंट पे खर्च करती है। और अगर कांग्रेस पार्टी आज समय के हिसाब से देखिए, आज समय की मांग है, जो आज युवा है, युवा आज की डेट में सोशल मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ है। आज कोई भी समस्या हो, चाहे किसान हो, हर एक लेवल पे सबके लिए कोई ना कोई ऐप है। अगर उस ऐप के माध्यम से हम जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, कांग्रेस पार्टी का जो मीडिया सेल है, हमारा जो वॉर रूम है, हम सीधे सीधे हमारी जो बाल कांग्रेस है, हमारी यूथ कांग्रेस है, हमारी जो एनएसयूआई है, सबको ट्रेंड किया गया है कि आप तुरंत जो भी ट्रेल हो रहा है, जो भी झूठ फैलाया जा रहा है, जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी पे गलत फैलाया जा रहा है,
तुरंत उसको पकड़ते हुए और हम तुरंत काउंटर करते हैं, और कहीं ना कहीं हम आईटी का सहारा लेते हुए आईटी सेल में भी उसकी हम कंप्लेंट करते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा समय है, जो कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय कमलनाथ जी 9 बार के सांसद हैं, पर आपको एक बात बता दूं, वो मैनेजमेंट के भी गुरु हैं। आप देखिए, उनका इतना बड़ा साम्राज्य है और एक तरफ वो राजनीति में भी इतने वर्षों से हैं, तो उनको बड़ी बारीकी से मालूम है, आज केंद्र की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, दोनों में बड़ी बारीकी से वो आज सोशल मीडिया और जो नया स्टाइल है वो नए स्टाइल में चलने के एक मतलब युवा टाइप के मुख्यमंत्री के रूप में, भले उनकी उम्र कुछ भी। ठीक है, ब्रजेश जी से बात करते हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये वही सबसे बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत में मदद की थी, और उन्हीं के करीबी जो है सुनील कानूनगोलू, उनके ही उसमें काम किया जा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है कविता साहब जी। कविता साहब, हम तो समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास। लगभग हर मोर्चों में विपक्ष की भूमिका में फेल कांग्रेस पार्टी सुनील कानूनगो जी को बुलाए या प्रशांत किशोर साहब, पूरा जिसको बुलाना हो बुलाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप अपने ग्रास रूट में मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में स्टैंड नहीं कर सकती है। अभी मेरे कांग्रेस के काबिल मित्र कह रहे थे, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, देयर इज टू थिंग, फर्स्ट इज क्वालिटी, सेकंड इज क्वांटिटी। Whose fiscal quantity that has magnitude and that is called vector quantity, and whose fiscal quantity that has not magnitude, not that is called scalar quantity। इसकी बात कर रहे हो आप कमलनाथ जी का, एक मैनेजमेंट के गुरु हैं, अपने एक बच्चे की सीट जिता पाए। मध्य प्रदेश में एक सांसद है इनका ले दे करके 2019 के चुनाव पे। 2023 का चुनाव किन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? क्या ये बताएगी कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा पाए हैं, या धर्म और आस्था और लेकिन ब्रिजेश जी, इससे पहले यदि विधानसभा की बात करें, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जीत हासिल की थी कमलनाथ जी ने। बिल्कुल सही सवाल है आपका, जवाब मैं दे रहा हूँ। कमलनाथ जी की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ा गया था, तब कमलनाथ जी कहते थे कि अगर लीडरशिप की बात आएगी तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनेंगे। इनके नेता राहुल गांधी कहते थे कि अगर हमने वचन पत्र की मांगे पूरी नहीं किया सरकार बनने के बाद 15 महीने के अंदर, तो हमारे मुख्यमंत्री हम बदल देंगे। कहने को कुछ है आए, इसीलिए हमने कहा था ना कि थोथा चना बीजेपी ये कहना चाहती है कि वॉर रूम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। जो हमारे प्रदेश के आदरणीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो वार रूम बनाए, चाहे वार माल बनाए, चाहे शेष माल बनाए, चाहे जो बनाए, जब तक आप जमीनी पकड़ नहीं बनाओगे कार्यकर्ताओं के बीच, इनकी मंडल की बातें जो है, इनकी सेक्टर की जो बातें हैं, सब हवाई है। इनके प्रभारी जब आए थे और अभी जो जेपी अग्रवाल जी गए थे क्षेत्र के दौरे पे, लोगों ने बता दिया साफ सब कागजी है। भारतीय जनता पार्टी, आप जानती है कविता जी, आप मध्य प्रदेश की बड़ी प्रखर विद्वान एंकरों में गिनी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख से लेकर के अपने मंडल सेक्टर सब में जमीनी कार्य करके रखा है। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हम इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं ना, इनसे बढ़िया आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत किए दे रहा हूँ, ये कोई आंकड़े नहीं है। कांग्रेस पार्टी बता दे, सिर्फ 3 बातें ऐसी कांग्रेस पार्टी हमारे काबिल मित्र बता दें कि किन 3 बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच 23 के चुनाव में जाएगी, और इस चुनाव में जनता उनके पर विश्वास करेगी। लोगों ने देखा है 15 महीने का कार्यकाल किस तरह से वल्लभ भवन को जिलूरेरों गड्ढा बना दिया, दलाली हो रही थी पूरे टाइम पे, सिर्फ ट्रांसफर प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं। जब तक विजनरी लीडर का विजन जनता के सामने नहीं आता, जब तक एक आइसोमेट्रिक प्लान नहीं आता, तब तक जनता जो है उस पर विश्वास नहीं कर सकती है। जनता जो होती है लोकतंत्र के मंदिर की सबसे बड़ी पुजारी होती है, और जनता का विश्वास अर्जित करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुए। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता का विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा केवल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है योगी राज जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने कहा कि महल बनाए, वॉर रूम बनाए, जो भी बनाए फर्क नहीं पड़ता है, अभी सिद्धार्थ जी ने भी बोला कि अहंकार में डूबी है बीजेपी, तो क्या लगता है कि जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं किशोर प्रशांत जी, क्या बीजेपी जो है उन्हें हल्के में ले रही है? नहीं, देखिए, हल्के में तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो थर्ड पार्टी रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आजकल अदा कर रही है चुनाव की मैनेजमेंट में। और आजकल के चुनाव केवल इस आधार पर नहीं हो रहे कि भाजपा और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतर गए, चुनाव हो गए। चुनाव कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा मोर्चा सोशल जो प्लेटफॉर्म है।
अब आप ट्विटर पे कैसे जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे कैसे जाएंगे, फेसबुक पे आप कैसे जाएंगे, वहां आपका कंटेंट क्या होगा, वहां आप किन मुद्दों के आधार पर आप विपक्ष के सवालों का जवाब दोगे या सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब दोगे। तो ये जो टीम आती है, जो थर्ड पार्टी की जो टीम आ रही है, वो इन सब चीजों पर काम करती है। क्योंकि कई बार हमने देखा दोनों ही पार्टी के लिए बात करें, कई लीडर्स ऐसे हैं जो 60 के पार के हैं या 55 के ऊपर के हैं, वो टेक्नो फ्रेंडली इतने ज्यादा नहीं है। जबकि जमाना आजकल क्या है टेक्नोलॉजी का भी, आपको उस मोर्चे पे भी लड़ना है और टेक्नोलॉजी पे भी लड़ना है। तो ऐसे में ये जो भूमिका रहती है तीसरे पार्टी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और केवल कांग्रेस नहीं जी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 3 मंत्री का खुद का वार रूम है जी, उनकी स्ट्रेटेजी पिछले 6 महीनों से लगे हुए हैं। उसके लिए बहुत मतलब कई मीडिया के लोग लगे हुए हैं उसमें, कई टेक्नोलॉजी के लोग लगे हुए हैं। तो कई मंत्रियों ने अपने अपने बना रखे हैं जी, जो उनको नित नए फीडबैक देते हैं, जो उनको बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो ये एक असिस्ट की भूमिका निभा रहा है। और यदि कोई ऐसा थर्ड पार्टी आ रहा है तो ये स्वागत योग्य। और ये सुनील कानूनगोलू जो हैं, ये इसलिए भी है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस यात्रा की जो भी सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली या नहीं मिली, उसके पीछे कानूनगोलू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राहुल गांधी के भी बहुत करीबी हैं और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, वो समूची कांग्रेस के लिए भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से पार्टी को वास्तविकता जानने के लिए इन एजेंसियों की जो मदद आजकल पार्टी ले रही है, तो वो एक लाभकारी ही होता है। कहीं ना कहीं उसको, चाहे वो पार्टी सत्ता में आए ना आए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ जो गुण मिलते हैं वो उनसे मिल जाते हैं। जी ठीक है। सिद्धार्थ राजावत जी, आपसे सवाल है कि वॉर रूम का सहारा लिया है कांग्रेस ने, तो क्या कांग्रेस जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती है? देखिए कविता जी, पहले तो मैं ब्रजेश पांडे जी के कुछ सवाल उन्होंने किए हैं उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3 ऐसे वो बता दे जिस पे वो जनता के बीच में जाएगी। तो शायद आपको याद होगा 2003 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद 2008 की बात बता दूं मैं आपको, 8 में बोला था कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे जी। फिर 18 में बोला कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। और अभी अभी हमारे यशस्वी मामा जी, प्रदेश के जो अपने आप को मामा बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला कि हम गुजरात मॉडल पे हम मध्य प्रदेश बनाएंगे। पहले तो वो तीनों में विफल हो गए। उसके बाद बोले कि गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। गुजरात मॉडल किस टाइप का बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के समय पे गुजरात में गोधरा जो आग लगी थी, क्या अब ये 23 में अभी आने वाले चुनाव में ये उनके लिए एक नया संदेश है? तो हम ये सारे मैसेज लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आज महंगाई किस चरम पे है। आप देखिए पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्यान्न तेल या कोई भी सामग्री है उसकी बिल्कुल आग लगी हुई है। जनता आज, महिलाएं त्रस्त हैं और अपने किचन का उनका बजट बिगड़ गया है। और बात कर रहे हैं हमारे साथी मित्र के क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्या मुद्दे ये देख नहीं रहे हैं। कोरोना काल में 4-4 लाख रुपए देने की बात करी थी। जो कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, जिनने अपने परिजन को खोया है, उनको आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है जी उनकी मृत्यु का, कोरोना का, क्योंकि सर्टिफिकेट देते ही उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी विफलता है। और अभी आप देखिए कोरोना दस्तक दे रही है। और फिर मेरे काबिल मित्र ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर भाई आपकी पार्टी कैडर बेस्ड थी तो क्या कारण रहा कि आपके पास 16 महापौर थे और 16 में से अब आपके 9 महापौर रह गए? क्या कारण था कि हम 57 साल बाद ग्वालियर जीते, हम 18 साल बाद मुरैना जीते, 28 साल बाद जबलपुर जीते? तो कांग्रेस का जो कैडर था, घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, सब में जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने जनता के बीच में जाके बताया, सत्यता को बखूबी उनको जाके दिखाया कि ये सत्यता है। आप जो आईना देख रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जो आपको जो धर्म की एक आपको गोली खिलाई जा रही है, जिसके नाम से आप जो युवा हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं दंगे में झोंका जा रहा है, तो देखिए उसका हमें बहुत बड़ा हमको उसका एक परिणाम मिला। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने निकाय चुनाव में और उसके बाद सरपंच चुनाव में हमने गले से मतलब नेक टू नेक फाइट हुई है कांग्रेस और बीजेपी की, जबकि पुलिस, पैसा, प्रशासन तीनों का उपयोग किया गया। और मेरे काबिल मित्र अभी बात कर रहे थे वल्लभ भवन की, रुकिए, वल्लभ भवन की दलाली की, तो आप इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वही ब्रजेश मिश्रा जी हैं जो 4 दिन पहले वल्लभ भवन में किसी को लेके दलाली करने अंदर लेके जा रहे थे। ये इन्हीं का फोटो है जो डिबेट में बैठे हुए हैं। और आप बोलते वल्लभ भवन की बात। अरे भाई, वल्लभ भवन में आप रामायण या महाभारत पढ़ने तो नहीं गए थे या सुंदरकांड पढ़ने? वल्लभ भवन में आदमी जाता है तो अपने मुद्दे और काम से जाता है। किसी की दलाली करने नहीं गया था।
पहले सुन लेते हैं जवाब। पहले अपने शब्दों पे लगाम। तो आपने दलाली का अड्डा कैसे बताया कांग्रेस के समय में? सुनिए 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 ब्रजेश जी, सुनिए, पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुनिए, पहले बात सुनिए। अब आपको मिर्ची क्यों लगी? अगर आप गलत नहीं है तो आपको मिर्ची क्यों लगी? पहले सुनिए कविता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 मलाईदार विभाग सिंधिया जी के पास में थे। सुनिए, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, सुनिए, गोविंद राजपूत, सुनिए, इमरती देवी, 500 डिपार्टमेंट मलाईदार सिंधिया के पास थे, जहां से दलाली होती थी। जो दलाली का आप नाम ले रहे हैं, उनको आपने अपने गले से लगा के भारतीय जनता पार्टी ने बगल की कुर्सी देके बैठा है। आप बल्लभ में दलाली करते हो, इसलिए आप ऐसी बात सोचते हो। सुनिए, गलत बात किसी के बारे में मिर्ची क्यों लग रही है? आपने कैसे बोला दलाल? सुनिए पहले ब्रजेश जी, सुनना सीखिए। अगर आप गलत नहीं है तो आप इतना तिल मिला क्यों रहे हैं? अगर आप गलत नहीं है तो इतना तिल मिला क्यों रहे हैं? आप अति महत्वाकांक्षा, सुनो, आप अति महत्वाकांक्षी थे। कांग्रेस में भी आपने यही काम किया था। जब आपकी मानी नहीं, आपकी सुनी नहीं, तब आप कांग्रेस से आपको निकाला गया, इसीलिए क्योंकि आप उस समय पे मनमानी करते थे और मनमानी करके आप अपने ट्रांसफर उसकी डेली लेके आते थे। मैं भी वही बैठता था। समय का भाव रहता है। सुनिए विजय जी को। विजय जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया? गलत शब्दों के जी, विजय जी। सबको बचना चाहिए, इनको हिदायत दीजिए। आप व्यवस्था दीजिए किसी पहले आप डिनाई करिए, आप माफी मांगिए, क्योंकि 5 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के थे जिन्होंने दलाली का अड्डा बनाया हुआ था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वहां पे भी वही दलाली का काम कर रहे हैं। सिंधिया जी ने कौन सा? सिंधिया जी इस देश के स्टालवर्ट राजनेताओं में एक हैं। उनके परदादे के नाम से देश में कोई चलता था, जीवाजी राव सिंधिया के नाम से। क्या बात अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने जोड़ी राजधानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंच से ये बात बोली थी चंबल में कि सिंधिया खानदान गद्दार है। ये शिवराज सिंह चौहान के शब्द थे। आप इसको बोलिए। सिद्धार्थ जी, विजय जी का टाइम है अभी। विजय जी जवाब दीजिए प्लीज। रुक जाइएगा सिद्धार्थ जी। विजय जी कंटिन्यू प्लीज, समय का बहुत अभाव रहता है। जी, मैं तो कविता जी आपसे ही कहना चाहता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। बहुत अच्छी बात योगी राज जी ने किया। जनसंचार एक माध्यम होता है और जनसंचार के माध्यम से, मीडिया कनेक्टिविटी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी पब्लिक के बीच अप्रोच बढ़ा सकता है। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा पहल होना चाहिए। कोई भी पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सब लोग जो है इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल इलेक्शन में करते हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग में जीतने में उसकी एक भूमिका होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बता दें कि जिस तरह के वचन पत्र में बातें की है, जिन राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे वो दूध की बात रही हो, चाहे पेट्रोल की बात रही हो, चाहे डीजल की बात रही हो, बताइए कहाँ पर पेट्रोल डीजल में इनकी, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां भी इन्होंने इनकी सरकार है, क्या इन्होंने उस पर वैट टैक्स घटाया? नहीं घटाया। इन्होंने घोषणा किया था कि 15 दिन के अंदर राजस्थान में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज में, योगी राज जी से इन्होंने कहा था कि किसानों के लिए नई फसल बीमा सरकार लागू करेगी। योगी राज जी मैनिफेस्टो है आपका भारतीय जनता पार्टी का। दोनों से विजय जी रुक जाइए, समय का अभाव है। कंटिन्यू योगी राज जी, योगी राज जी क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से? क्या इन्होंने नर्मदा न्यास अधिनियम बनाया? विजय जी रुक जाइए, समय का अभाव है। विजय जी रुक जाइए, समय का अभाव है। मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेटेजी बनती है फील्ड के एक पक्ष दो पक्ष नहीं बनती। प्लीज रुक जाइए, समय का बहुत अभाव है। रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए विजय जी, सुन लीजिए। कई बार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा व्यापक चेंज लाती है। जैसे योगी राज को समय का अभाव है। लास्ट कमेंट जी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो टीम क्या करती है, ये इस टीम पे भी काम करती है। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। ये छोटे छोटे जो स्लोगन्स होते हैं ना, ये बड़े इफेक्ट असरकारी होते हैं, और ये टीम ऐसे स्लोगन भी गढ़ती है। तो इस तरीके की बात जो लोगों को बहुत संक्षिप्त में लोगों को समझ में जाए, ये टीम वो मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये जो वॉर रूम जो बनाए जाते हैं, जो स्ट्रेटेजी का, जो रणनीतिकार लाए जाते हैं, उसका एक नहीं कई सारे एडवांटेज होते हैं। बहुत सारे मोर्चों पर वो काम करते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, पार्टी का इतिहास से लेकर। मेरा एक छोटा सवाल ये है कि मैं बार बार वॉर रूम की बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि वही एजेंसी है जिसने 2014 में लोकसभा में मोदी को जीत दिलाई थी, मदद की थी। तो कितना जी नहीं, मैंने पहले भी कहा कि बड़ा असर डालते हैं। ये चूंकि क्या है, फील्ड में जाके न्यूट्रल भाव से काम करते हैं, तो जो वास्तविक जो इनको फीडबैक मिलना चाहिए, जो सबसे बड़ी इनकी ताकत होती है, वो इनको मिलता है। और वो फीडबैक जाके जब ये पार्टी के किसी भी नेता को बताते हैं, तब आप एक रणनीति बनाते हो, तो वो ज्यादा असरकारी होती है। और अब तो अभी हालांकि ये तो रणनीति वॉर रूम जो भी बन रहा है वो तो अलग बात है,
लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में को कौन जीतता है। कई बार हमने देखा प्रशांत किशोर फेल हो गए बिहार में, इतने बड़े स्ट्रेटेजिकार थे, रणनीतिकार थे, लेकिन ये कि फिर भी ये कुछ ना कुछ पार्टी को देते हैं और बेस्ट फीडबैक देते हैं। जी, आपका धन्यवाद। समय का अभाव है। और सिद्धार्थ राजावत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और ब्रिजेश पांडे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिग डिबेट में आज का हमारा मुद्दा था पॉलिटिक्स वॉर रूम। इसमें हमने ये बात की कि जो एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो दोनों पार्टी है दमखम के साथ काम कर रही है। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने नकुल नाथ के बंगले पर वॉर रूम बनाया है, सीधे वहीं से नजर रखी जाएगी। हालांकि बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो वॉर रूम बनाए चाहे वॉर महल बनाए। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।